आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं बोर्ड क्लास में जो चित्र इम्पोर्टेंट है उन चित्रों पर बेस्ड है। इसमें हम कुछ खास चित्रों को ही ले रहे हैं, 4-5 चित्र जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं चित्र बनाने का तरीका का कार्य तो क्या होते हैं। तंत्रिका कोशिका का चित्र देखते हैं पहले हम लोग। आता है। चलिए तो पहले इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले केंद्रक बनाएंगे। तो चित्र आ जाता है या फिर इसके कार्य आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या करती है, बाहरी इसके बाद वातावरण से प्राप्त जो भी प्रेरणा चारों होती है ओर हम लोग या 6 बिंदु बना देंगे, उनको विद्युत आवेग में बदलने का कार्य करती है। 4, 5, 6 पहला बिंदु समझ में आया बस। कि बाहर से जो भी वातावरण से प्राप्त बिंदुओं से होकर के यानी जो संकेत रहेंगे उन सारे संवेदनाओं, उन संकेतों को ये विद्युत आवेग में बदल देगी। दूसरा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या दूसरा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जितने भी आदेश प्राप्त होंगे उन सभी को ये आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है। ये 3 प्रमुख कार्य इस तंत्रिका कोशिका के क्या है। पहला था हमारा कि बाहरी वातावरण से जो भी प्राप्त प्रेरणा या संवेदनाएं होगी उनको विद्युत आवेगों में बदलने का कार्य करेगी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का काम करेगी। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करेगी। तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के कार्य। बड़े इंपॉर्टेंट है, कम से कम शब्दों में मैंने बता दिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेली आपको नहीं समझाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में सारी चीज़ें मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, सेपरेट प्लेलिस्ट। तो ये इस तरह से इसमें ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका केंद्रक। इस तरह के ये भाग जो अन्य कोशिकाओं से जुड़ते हैं, या कहा जाए तो ये अंदर वाला भाग कोशिका काय या कोशिका द्रव कहलाता है। ये द्रोमिका और यह ये तंत्रिकाक्ष यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र। इसके अलावा जो चित्र एक बहुत बार पूछा जाता है वो है प्रतिवर्ती चाप का चित्र। तो हम अगला चित्र देखेंगे प्रतिवर्ती चाप। अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती चाप का चित्र। समझा देता हूँ। प्रतिवर्ती चाप का चित्र। चाप में संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड में लाना तथा यहाँ से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाने के मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। और इस संपूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप के निम्नलिखित घटक होते हैं, जिसमें से पहला है ग्राही अंग या रिसेप्टर ऑर्गन, ये उद्दीपनों द्वारा उद्दीपित हो जाते हैं। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका, इनके कोशिकाएं स्पाइनल तंत्रिका के पृष्ठमूल गैंग्लियन में स्थित होते हैं। संवेदी न्यूरॉन आवेगों को तंत्रिका आवेग के रूप में संवेदी अंग से स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाते हैं। अगला है सहबंधक न्यूरॉन, ये स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में उपस्थित होते हैं और संवेदी न्यूरॉन्स को प्रेरक या मोटर न्यूरॉन से जोड़ते हैं। ये तंत्रिका आवेग को संवेदी न्यूरॉन से चालक न्यूरॉन में प्रेषित करते हैं। अगला है चालक न्यूरॉन या चालक तंत्रिका, ये मेरुरज्जु के अधर श्रृंग यानी वेंट्रल हॉर्न के धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं। ये सहबंधक न्यूरॉन से तंत्रिका आवेग ग्रहण कर उन्हें कार्यकारी अंगों में पहुंचाते हैं। अगला है कार्यकारी अंग, ये अंग आने वाले तंत्रिका आवेगों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये हुआ प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। आशा है आप लोगों को ये मेरुरज्जु के अधर श्रृंग यानी वेंट्रल हॉर्न के में से पहला है ग्राही अंग या रिसेप्टर ऑर्गन, ये उद्दीपनों द्वारा उद्दीपित हो जाते हैं। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका,
इनके कोशिकाएं स्पाइनल तंत्रिका के पृष्ठमूल गैंग्लियन में स्थित होते हैं। संवेदी न्यूरॉन आवेगों को तंत्रिका आवेग के रूप में संवेदी अंग से स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाते हैं। अगला है सहबंधक न्यूरॉन। ये स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में उपस्थित होते हैं और संवेदी न्यूरॉन्स को प्रेरक या मोटर न्यूरॉन से जोड़ते हैं। ये तंत्रिका आवेग को संवेदी न्यूरॉन से चालक न्यूरॉन में प्रेषित करते हैं। अगला है चालक न्यूरॉन या चालक तंत्रिका। ये मेरुरज्जु के अधर श्रृंग यानी वेंट्रल हॉर्न के धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं। ये सहबंधक न्यूरॉन से तंत्रिका आवेग ग्रहण कर उन्हें कार्यकारी अंगों में पहुंचाते हैं। अगला है कार्यकारी अंग। ये अंग आने वाले तंत्रिका आवेगों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये हुआ प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बाद। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इसमें इधर की जो ये भाग हो गया मस्तिष्क के लिए संकेत भेजने वाला भाग। मस्तिष्क के लिए संकेत, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, वो तो क्या है पेंसिल वाला दिखेगा नहीं, इसलिए ये आप लोग तंत्रिका ये इसको बोलेंगे अपन प्रतिवर्ती चाप का चित्र। अगला चित्र है खुला एवं बंद रंध्र वाला। रंध्र मतलब स्टोमेटा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रंध्र किस प्रकार खुलते व बंद होते हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये चित्र है रंध्र बंद होने व रंध्र खुलने की प्रक्रिया का। तो दोस्तों हम सभी ने सुना है कि जो रंध्र होते हैं वे दिन के समय खुलते हैं, दिन के समय खुल जाते हैं तथा रात्रि के समय ये रंध्र जो होते हैं वे बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों दिन के समय इनके खुलने का कारण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब यह कैसे होता है दोस्तों कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम, जिसके कारण क्या होता है स्टार्च जो है वह शर्करा में परिवर्तित होता है। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है। जब यह ग्लूकोज बनता है तो कोशिका होती है, जो रंध्र की जो कोशिका होती है ये द्वार कोशिका, इन्हें हम गार्ड सेल भी कहते हैं। तो इन द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि जो सांद्रता होती है ग्लूकोज की वह बढ़ जाती है तथा परासरण की क्रिया होने लगती है, जिसके कारण जो बाहरी जल होता है वह कोशिका के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर शर्करा की सांद्रता बढ़ चुकी है। तो दोस्तों जब यह सांद्रता बढ़ती है तो इस कोशिका के अंदर का स्फीति दाब, जिसे हम कहते हैं दाब, एक प्रकार का दाब जिसे स्फीति दाब कहा जाता है, यह बढ़ने लगता है, इसमें वृद्धि होने लगती है, जिससे क्या होगा कि ये जो इसकी बाहरी भित्तियाँ होंगी ये इस दाब के बढ़ने के कारण ये बाहर की तरफ खींचने लगती है, बाहर की तरफ खींच जाती है, जिससे कि ये द्वार इस प्रकार खुल जाता है। तो दोस्तों ये रंध्र का द्वार है जो कि स्फीति दाब में वृद्धि के कारण इन भित्तियों को बाहर खींचता है, जिस कारण यह रंध्र यहाँ खुला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये रंध्र बंद क्यों होते हैं। तो दोस्तों रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता सूर्य का, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है,
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो शर्करा नहीं बनेगी, और शर्करा नहीं बनेगी तो वहाँ पर सांद्रता नहीं बढ़ेगी, सांद्रता नहीं बढ़ेगी तो उसके अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, स्फीति दाब, वह उत्पन्न नहीं होगा तथा यह जो खिंचाव है यह पुनः अंदर की ओर इसे धकेल देगा, क्योंकि इसके अंदर जो जल भरा हुआ था वह बाहर की तरफ जाने लगेगा तथा यह द्वार फिर से बंद हो जाएंगे। इस कारण रात के समय ये रंध्र बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से बंद रंध्र का चित्र और खुले रंध्र का चित्र हम लोग बना सकते हैं। रंध्र छिद्र इसमें खुला रहेगा, इसमें रंध्र छिद्र थोड़ा बंद रहेगा। अगला चित्र है उत्सर्जन तंत्र का। तो उत्सर्जन तंत्र मतलब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो कि हमारे वृक्क में होती है। तो उत्सर्जन तंत्र बनाना बड़ा आसान है। इसमें एक हम सीधा सी बनाएं और एक उल्टा सी बना दें। अब जिधर सीधा बनाए थे वहाँ छोटा वाला उल्टा सी बना दो, जिधर उल्टा सी बनाए थे वहाँ छोटा वाला सीधा सी बना दो। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ये बन गया हमारे लिए वृक्क। इसके बाद सबसे पहले बना दो मूत्राशय। इसके बाद बना दो मूत्रवाहिनी। इसको ऊपर से चौड़ा रखो, नीचे से पतला कर दो, ये बन गई मूत्रवाहिनी। फिर धमनी और सिरा बनाना है हमको, तो यहाँ से जोड़ दो इधर। इसके बाद जस्ट इसके नीचे से ये इसको इधर ये वाले वृक्क से भी जोड़ दें, यहाँ रुक जाए। अब हम दूसरा ले लेते हैं भाग, तो इसको भी इधर पहले इधर ले जाना चाहिए था ऐसे। फिर हम इसको ऐसा इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसमें एक भाग हमको जो है डार्क करना पड़ेगा, तो सिरा वाला भाग तो हम डार्क कर देते हैं। तो आप पेंसिल से भरेंगे तो उसको पेंसिल से डार्क कर देना। मैं तो फिलहाल ये, अब हम इनके नाम लिख देते हैं। तो ये तो हो गया वृक्क, तो ये हमारे लेफ्ट साइड का, इसलिए बायां वृक्क हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हो जाएगी मूत्रवाहिनी। इसके अलावा ये हो जाएगा हमारे लिए, ये पूरा भाग है मूत्राशय, और ये हो जाएगा अपना मूत्र मार्ग। हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं। अब इसमें ये जो हो जाएगी वो महाशिरा, और ये हो गई हमारे लिए उसकी धमनी। और क्या बचता है? कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा क्या है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक, इसको एक बार और बना के देखते हैं हम लोग। तो जो भी सिस्टम हमारे वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो वही लिखा हुआ है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थों का अंग्रेजी भाषा में अगला कहते हैं चित्र है human brain। मानव मस्तिष्क का चित्र। ये सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके कितने भाग होते हैं। तो इसके तो बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन इसके मुख्य हमारे 3 भाग होते हैं। इसके बहुत सारे भाग होते हैं और हर भाग को पढ़ पाना पॉसिबल भी नहीं है ना, सालों लगेंगे आपको।
तो बच्चे इसके कुछ भाग हैं, मेरे मस्तिष्क का बनाने की कोशिश कर मस्तिष्क रहा का हूं। चित्र बनाना ठीक चालू है? करते हैं। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है। ठीक, ये जो हिस्सा हमने बनाया है, ये जो ऊपर का कवर हमने बनाया है, इस ऊपर वाले कवर को हम बोलते हैं कपाल, या हम इसे खोपड़ी कहते हैं। अच्छा, कपाल कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। मैंने अपने बाबा जी का जो है कपाल देखा है। कपाल क्रिया होती है जो हिंदुओं में होती है, सभी को पता होगा, बहुत जगह उत्तर प्रदेश में भी होती है, तो उस वक्त मैंने देखा है। ठीक है, तो इसके दो हिस्से, अगर आप मस्तिष्क को देखोगे तो बीच से ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक, तो ये है कपाल, जिसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। तो ये है बच्चे हमारा कपाल, और यही है हमारी खोपड़ी। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो कपाल होता है, इसके ऊपर हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, या हम कहें कि कुछ इस तरीके से इसमें लेयर होती है, और इसके बीच में कुछ द्रव जैसा भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ द्रव जैसा भरा होता है, जो क्या करता है, मेरी बात प्लीज ध्यान से समझना। ठीक, द्रव जैसा भरा होता है, और इसके अंदर भी द्रव जैसा भरा होता है। ठीक, उसके बाद कपाल हो गई, हमने आपको बताया, और इसमें बेसिकली मेन अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड गूगल हम लोग की 3 लेयर होती हैं इसमें। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग बच्चों बात करें तो इसके बीच का हिस्सा जो कुछ ऐसा होता है, देखो बहुत आराम से बनाना है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ऐसे। ठीक, और कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही बनाओ। ठीक है, यहाँ पे फूला हुआ होता है थोड़ा, और फिर ऐसे। ठीक, आगे बात समझे। ये जो बीच का हिस्सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। यह है बच्चों हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक, इस मध्य मस्तिष्क के ऊपर एक आउटलाइनिंग होती है, यानी कि आप इसके ऊपर पहले तो ऐसे इस तरीके से होता है ना? या आप इसको दूसरी तरीके से कुछ थोड़ा बनाते हैं हम लोग, ऐसे होता है, और उसके बाद इसकी आउटलाइनिंग होती है। आउटलाइनिंग का मतलब समझते हो, इसके ऊपर ऐसे लाइन बना दो, जैसे आप इस चित्र में भी देखो ये बना हुआ है बीच का हिस्सा, फिर इसके ऊपर आउटलाइनिंग है, तो इसके ऊपर कुछ आउटलाइनिंग जैसी होती है, जो कि मैं इस तरीके से कर दूंगा, और ये है ना, इसको चोट बड़ी तेजी से लग सकती है, तो इसलिए ऊपर एक खोपड़ी जैसी है, कपाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि बहुत कठोर होती है ना। पट्ट से कोई मारता है आपको तो दर्द होता है ना, ये कपाल पे मारता है, समझे। उसके बाद बच्चे बीच का हिस्सा, जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, उसके बाद ये जो यहाँ पर ये पेड़ पौधे लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही है, इसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो लटका हुआ हिस्सा है पीयूष ग्रंथि है, ये जो फूला हुआ हिस्सा है पॉन्स है, जस्ट उसके नीचे मेडुला होता है, आगे का जो ये उभार हुआ पूरा भाग है, पूरा सब मिला के कपाल जैसा होता है ये आगे। ठीक, उसके बाद फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अब हमारे पास मेन पॉइंट आता है कि आखिर ये जो हमारा है इस तरीके से सेट होता है। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है हमारी कपाल। ठीक है, ये है हमारी कपाल, और उस कपाल के अंदर इस तरीके से दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है फिट होता है। आप सोचते हो ना, आगे सर निकला हुआ होता है, तो हमारे भी शुतुरमुर्ग या चिड़िया के तरीके से चोंच निकली होने से वो ऐसे सेट होता है। बच्चे पूछते हैं लगातार मेरे से क्वेश्चन। ये जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये मध्य मस्तिष्क है, और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हमारा जो है वो हमारा अनुमस्तिष्क है। फिर आपको यहाँ पर जो ये उभार दिखाई दे रहा है पॉन्स है, मेडुला है, फिर नीचे मेरु रज्जु है, फिर यहाँ पे पीयूष ग्रंथि भी मिल जाएगी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस मिल जाएगा, यहाँ पे ये हमारा जो जलेबी लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा प्रमस्तिष्क होता है, पूरा मिला के ये बनता है। मेन काम तो है ना, 10th क्लास में बच्चा आता है तो सबसे बड़ी चीज है कि उसको नाम याद हो जाए, तो बड़ी चीज होती है। मतलब अगर उसको नाम याद हो गए सारे तो समझो काम हो गया। तो नाम याद हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो। ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, नाम याद हो गए मेरे बच्चों को? जल्दी जल्दी से बताइए, क्या नाम याद हो गए? जल्दी से, क्या नाम याद हो गए सभी को कि आखिर मध्य मस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, या कहें सबसे बड़ी आफत तो यही है कि नाम ही अबे तेरे ये बकवास को नहीं याद होते। तो हमने सब के बारे में सोचने पे मजबूर